यस सर, हो गया है। Okay, fine. Look, basically, there are two approaches to study or to explain the comparative politics, traditional and modern approach. मैंने आप लोगों को कुछ बताया था और आप लोगों से कहा था कि जो मॉडर्न ट्रेडिशनल अप्रोच है उसका जो क्रिटिसिज्म है और इम्पोर्टेंस है उसको भी थोड़ा बहुत क्या करिएगा, देख लीजिएगा, ठीक है, जो मैंने आपसे कहा था। यस सर। इसके बाद हम लोग जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का बेसिकली जो मॉडर्न अप्रोच है, मॉडर्न दृष्टिकोण है, परिप्रेक्ष्य है, उसको समझने का प्रयास करते हैं। ठीक, एक चीज की जो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के विद्यार्थी हैं वो कल 8 बजे मॉर्निंग में या 9 बजे मॉर्निंग, ठीक है, सुबह आई विल टेक द क्लास वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट की सेक्शन बी, राइट? यस सर। ओके सर। ठीक है, क्योंकि कल सारे पेपर्स की हो सकता है मैं क्लास लूं। ट्यूसडे को छुट्टी हो गई थी और थोड़ा हेल्थ भी सही नहीं रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है, इधर 2-3 महीने से कुछ ना कुछ उल्टा सीधा हो ही जा रहा है। तो कल वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट की एक क्लास जो है मॉर्निंग में जरूर लूंगा, ठीक है? ओके, एक चीज हम लोगों ने शुरुआती अध्ययन के दौरान यह चर्चा करी थी कि किसी भी प्रकार के दृष्टिकोण का जो प्रवाह होता है वह दूसरे दृष्टिकोण की ओर तभी हमको ले जाता है जब पहला दृष्टिकोण उसमें कुछ खामियां हो, कुछ कमियां हो, कुछ समस्याएं। और जब हम तुलनात्मक राजनीति के परंपरागत दृष्टिकोण को, परंपरागत अध्ययन को देख रहे थे, तब हमको यह बात ध्यान में आई कि तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन की दृष्टि से जो परंपरागत दृष्टिकोण है, जो ट्रेडिशनल अप्रोच है, वह कई मामलों में, कई मायनों में क्या हो गया है, अप्रासंगिक सा हो गया है। उसकी जो गुरुता है वह क्षीण हो गई है और तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन के लिए हमको एक नवीन दृष्टिकोण की, एक नई दृष्टि की आवश्यकता है, ठीक है? सामान्य तौर पर हम लोग दैनिक जीवन में भी देखते हैं तो कोई भी कार्य करने के हमारे कई सारे दृष्टिकोण होते हैं, कोई अप्रोच और कई काम को, किसी भी कार्य को करने के कई सारे नजरिए होते हैं। घर परिवार में ही आप एग्जाम्पल लीजिए, किसी काम को करना हो तो आपके पिताजी का दृष्टिकोण अलग होगा, माँ का दृष्टिकोण अलग हो सकता है, आपका दृष्टिकोण, आपका अप्रोच अलग हो सकता है। उसी तरीके से जो अनुशासनों का अध्ययन है, जो विषयों का अध्ययन है, उनमें भी जो दृष्टिकोण है वह भिन्न होते हैं। कुछ विद्वान उस पर मतैक्य होते हैं, कुछ उसका विरोध करते हैं, लेकिन कुल मिलाकर के उनका उद्देश्य यही होता है कि उस पर्टिकुलर अनुशासन को, विषय को नया आयाम दिया जाए, नई दृष्टि दी जाए, उसको पहचान दी जाए, उसमें वृद्धि की जाए। तो इस दृष्टि से जो परंपरागत उपागम है तुलनात्मक राजनीति का, वह कहीं ना कहीं क्षीण हुआ, कमजोर हुआ, तुलनात्मक राजनीति को परिभाषित करने में ठीक से सफल नहीं हो पाया।
ठीक है, सॉरी यार, डिपार्टमेंट से कॉल था, बड़ा तो जो परंपरागत राजनीति है उसका जो अध्ययन है, उसकी जो विशेषता है, उसकी जो प्रकृति है, कुल मिलाकर के उसने सारी जो विधाएं हैं, सारी चीजें हैं, उसको अपने आप तक सीमित मान लिया। जबकि जो राजनीतिक प्रक्रियाएं हैं, जो शासन तंत्र की विधाएं हैं, बड़ी जटिल होती हैं और सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक जो मूल्य हैं उनका उन पर प्रभाव पड़ता है और उसके कारण वो उतनी आसान नहीं है जितना कि आसान तरीके से परंपरागत राजनीति के द्वारा उसको व्याख्यायित किया जाता रहा है। तो तुलनात्मक राजनीतिक व्यवस्थाओं का अध्ययन कैसे हो, उसकी प्रक्रियाओं का अध्ययन कैसे हो, उसकी संस्थाओं का अध्ययन कैसे हो, उनकी वास्तविकता तक कैसे पहुंचा जाए, इसके लिए तुलनात्मक राजनीति के अधुनातन दृष्टिकोण का या मॉडर्न अप्रोच का क्या कहते हैं उद्भव होता है, विकास होता है। जो राजनीतिक व्यवस्था होती है, जो पॉलिटिकल सिस्टम होता है, पॉलिटिकल सिस्टम में परस्पर यानी कि आपस में विरोधी और विभिन्न मांगों को सर्वमान्य निर्णयों से परिवर्तित किया जाता है, उनको चेंज किया जाता है। इन स्वीकृत निर्णयों में विविध सामाजिक समूहों, दलों, संघों, संगठनों और क्षेत्रों के परस्पर विरोधी विचारों में सामंजस्य निहित होता है। एक और व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, नौकरशाही के रूप में तो सरकारी अंग होता है। दूसरी ओर सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था व समूह होते हैं तथा वे विश्वास और मूल्य होते हैं जो समाज के आधार स्तंभ का कार्य करते हैं। तो मिला के कहने का मतलब क्या है, एक तरफ आपकी सरकारी व्यवस्था होती है, गवर्नमेंटल सिस्टम होता है, एक तरफ जो सामाजिक व्यवस्था होती है उसके जो चर होते हैं वो होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं। ये समूह, राजनीतिक दल, सरकारी निर्णय, हितधारकों के बीच कन्वेयर बेल्ट्स का निर्माण करते हैं। यानी कि आप व्हाट आर जे चतुर्वेदी, तो आप देखते हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टीज है, जो गवर्नमेंट के वर्क्स हैं, कार्य हैं, उनको कहीं ना कहीं हित समूह, दबाव समूह, राजनीतिक दल नियमित करते हैं, नियंत्रित करते हैं, उनके ऊपर विभिन्न माध्यमों से दबाव डालते हैं कि वह सही रास्ते पर सही चीजों का अनुसरण करें। वर्तमान युग में जब मॉडर्न एरा में हम जब बात करते हैं तो राजनीतिक व्यवस्था को शक्तिशाली चुनौतियों, आर्थिक और तकनीकी आधुनिकीकरण से गुजरना पड़ता है। जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, जो इकोनॉमी का बढ़ता दायरा है, वह कहीं ना कहीं राजनीतिक व्यवस्था को
पॉलिटिकल सिस्टम को प्रभावित करता है। जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, जो भी विकास की दौड़ में पीछे से शामिल हो लिए हैं, वो देश आधुनिकीकरण की जो प्रक्रिया है, जो मॉडर्नाइजेशन का जो प्रोसेस है, उसमें धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, शामिल हो रहे हैं। इस प्रकार के देशों में नए प्रकार के मॉडल, नए प्रकार के प्रतिमान, नौकरशाही का विधिवत प्रशिक्षण, जनता के द्वारा या जनता के परिप्रेक्ष्य में बनाए गए नियमों का उन्नयन या नियमों का क्रियान्वयन, ये सारी चीजें क्या होती हैं, सम्मिलित होती हैं। राजनीतिक स्तर पर आधुनिकीकरण वर्तमान जो राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं उनका एक अभिन्न अंग हो चुका है। बहुत सारे देश आर्थिक दृष्टि से उन्नत हैं, बहुत सारे देश आर्थिक उन्नति प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, और मानव श्रम जो ह्यूमन लेबर है, जो रिसोर्स है, उसकी जो प्रासंगिकता है, उत्कृष्ट ह्यूमन रिसोर्स की जो प्रासंगिकता है, वह मॉडर्नाइजेशन के जमाने में क्या हुई है, बढ़ी है, उसकी महत्ता बढ़ी है। मैक्रेडिस एक विचारक है, वो कहता है कि कर्तव्य निर्देशों और राजनीतिक व्यवहार की जटिलताओं की भली प्रकार से परीक्षा करने के लिए परंपरागत दृष्टिकोण के वर्णन तक ही सीमित रहना काफी नहीं था। यानी कि किसी चीज को एक्सप्लेन कर देना, उसका वर्णन कर देना, डिस्क्रिप्शन कर देना पर्याप्त नहीं है। उसका विश्लेषण करना होगा, उसको एनालिटिकल स्टडी करना होगा, और उससे आगे बढ़ करके राजनीतिक व्यवस्थाओं से निष्कर्ष प्राप्त करने होंगे। तो आधुनिक परिप्रेक्ष्य की जो विशेषताएं हैं, जो लक्षण हैं, उसको हम लोग समझेंगे। उसके पहले हम लोग ये समझते हैं कि जो राजनीतिक व्यवस्था है उनमें जटिलताओं का उद्भव कैसे हुआ, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई, क्या ये जटिलताएं अचानक से उत्पन्न हो गई या एक लंबे समय के लंबे कालखंड में लंबे अंतराल से ये ऐसा हो रहा था। आर्मेंड पावेल कहते हैं कि तुलनात्मक राजनीति की सर्वत्र लोकतंत्र के प्रसाद में आस्था धूमिल सी हो गई थी। लोकतांत्रिक विकास की सीधी सादी अवधारणा, उस पर आधारित तथा उसके द्वारा उत्पन्न तुलनात्मक राजनीति की बौद्धिक रचना महायुद्ध के बाद अमान्य हो गई थी। आर्मेंड पावेल 3 बातों को इसके विकास के लिए उत्तरदायी मानते हैं। पहला, एशिया, अफ्रीका, मध्य पूर्व में राष्ट्रीय विस्फोट, जिसने विभिन्न प्रकार की संस्कृतियों, सामाजिक संस्थाओं और राजनीतिक विशेषताओं वाले अनेक राज्यों का उदय हुआ। दूसरा, अटलांटिक समुदाय के राष्ट्रों के प्रभुत्व का अंत और अंतरराष्ट्रीय शक्तियों और प्रभाव का उपनिवेशों और अर्ध उपनिवेशों में प्रसार विस्तार। और तीसरा, साम्यवाद का राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था की संरचना व अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को बदलने के संघर्ष में एक शक्तिशाली प्रतियोगी के रूप में उभरना। तो ये सारी चीजें थी जिन्होंने परंपरागत राजनीति की सीधी सादी आशावादिता के स्थान पर निराशा, संदेह और भ्रम को उत्पन्न कर दिया। नवीन परिस्थिति की अनिश्चितताओं, धमकियों, भयावह अस्थायित्व और राजनीतिक रूपों की विविधता के भ्रमजाल ने तुलनात्मक राजनीति के परंपरागत दृष्टिकोण को क्या कर दिया, अस्वीकार कर दिया और नवीन दृष्टिकोण की ओर बढ़ने के लिए हमें प्रेरित किया। जो तुलनात्मक राजनीति है उसकी जो प्रमुख प्रवृत्तियां हैं, मेजर ट्रेंड्स हैं, उनमें क्या प्रमुख प्रवृत्तियां हैं। पहली चीज तो अधिक व्यापक क्षेत्र की खोज करना, यानी कि जो परंपरागत राजनीतिक दृष्टिकोण था वह सीमित था, उसका क्षेत्र सीमित था, उसकी जो विषय वस्तु विश्लेषण क्षमता थी बहुत कम थी। तो जो मॉडर्न अप्रोच है, द सर्च फॉर मोर कंप्रेहेंसिव स्कोप, आधुनिक तुलनात्मक राजनीति में अधिक व्यापक विषय क्षेत्र की खोज किए जाने की आवश्यकता महसूस की गई।
बदली हुई जो राजनीतिक परिस्थितियां थी, जो सर्कमस्टांसेस थे, उनमें लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अध्ययन तक तुलनात्मक राजनीति को सीमित रखना, चारों तरफ हो रही क्रांतिकारी राजनीतिक उथल पुथल से आंख बंद करना था। यानी कि पूरे विश्व में आप देखते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में डेमोक्रेसी तो शासन तंत्र के एक महत्वपूर्ण स्तंभ के रूप में स्थापित हो चुका था, ये बात ठीक है। लेकिन जो कम्युनिज्म है, जो साम्यवाद है, उसने पूंजीवादी लोकतांत्रिक व्यवस्था को चुनौती प्रस्तुत की थी। और यदि ऐसी स्थिति में आप लोकतांत्रिक व्यवस्था का अध्ययन करें या उसी की पूरी संरचना व्यवस्था को देखें और साम्यवाद या अन्य प्रकार की जो चैलेंजेस उभर रहे थे उनको इग्नोर करें, तो यह ठीक नहीं होगा। यानी कि आपको अपने विषय क्षेत्र को क्या करना होगा, बढ़ाना होगा। आर्मंड एंड पावेल की कृति है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, अ डेवलपमेंटल अप्रोच। आर्मंड कोलमैन की द पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपिंग एरियाज। फ्रेडरिक की है कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेसी। मैक्रेडिस, एक्सटीन, एक्सर, स्टन और डायल द्वारा भी दिशा में तुलनात्मक राजनीति के व्यापक क्षेत्र की तलाश शुरू हुई। दूसरा है यथार्थवाद की खोज, रियलिस्टिक, द सर्च ऑफ रियलिज्म। तुलनात्मक राजनीति में यथार्थवाद की खोज की प्रवृत्ति परिवर्तित जो राजनीतिक संरचना थी उसमें एक आवश्यक था इस प्रकार से करना। यह औपचारिकता से दूर हटना है। यदि आप यथार्थवाद से दूर जाते हैं, कानून, विचारधारा, सरकारी संस्थाओं और संवैधानिक संरचनाओं के अध्ययन से आगे बढ़कर उन सब संरचनाओं प्रक्रियाओं का परीक्षण करना जो राजनीति और नीति निर्धारण में अपना प्रभाव डालती है। अब राजनीतिक संस्थाओं के अध्ययन के साथ राजनीतिक प्रक्रियाओं, राजनीतिक दलों, हित समूहों, निर्वाचन प्रणालियों, राजनीतिक संचार, राजनीतिक सामाजिकरण और अन्य राजनीतिक प्रभावों का अध्ययन और विश्लेषण भी किया जाने लगा। यानी कि तुलनात्मक राजनीति अब एक तरीके से यथार्थवादी दृष्टिकोण की ओर क्या हो गई, उन्मुख हो गई। फिर उसके बाद एक और प्रमुख प्रवृत्ति आई, बौद्धिक अनुक्रम की खोज, द सर्च ऑफ इंटेलेक्चुअल ऑर्डर। अधिक व्यापक क्षेत्र, विषय की परिशुद्धता, प्रवृत्तियों के उभार के कारण राजनीति के सैद्धांतिक विचारबंध और अवधारणात्मक शब्दावली राजनीतिक शोध की नवीन अंतर्दृष्टियों को आत्मसात करने या कोडिफाई करने में असफल रही। राज्य संविधान, प्रतिनिधित्व, नागरिकों के अधिकार और कर्तव्यों की अवधारणा से राजनीतिक दलों, दबाव समूहों, जन संप्रेषण के साधनों की गतिविधियों, प्रभावों को विधिवत करने में सहायता नहीं मिलती और इसीलिए नई अवधारणाओं और विचारबंधों की आवश्यकता हुई। तुलनात्मक राजनीति में नई अवधारणाओं की तलाश ही इसीलिए हो रही है इससे राजनीति का नया बौद्धिक अनुक्रम स्थापित किया जा सके। इन प्रवृत्तियों के कारण राजनीति के एकीकृत सिद्धांत प्रतिपादन की दिशा का संकेत मिलता है और शायद तुलनात्मक राजनीति व राजनीतिक सिद्धांत में पुनः संबंध स्थापित हो जाए, ऐसी आशा भी की जा सकती है। अब जो तुलनात्मक राजनीति का अधुनातन प्रतिमान है, मॉडल है, उसकी कुछ विशेषताएं हैं, फीचर्स हैं, जो कि उसको तुलनात्मक राजनीति के परंपरागत दृष्टिकोण से क्या करता है, अलग स्थापित होने में मदद करता है। परंपरागत तुलनात्मक राजनीति में जो अंतर है उनमें विशेषताओं को जब हम एक एक करके देखते जाते हैं, पहली विशेषता, अध्ययन दृष्टिकोण में अधिकांशतः तुलनात्मक, लार्जली कंपैरेटिव इन अप्रोच। हम लोगों ने देखा कि तुलनात्मक राजनीति का परंपरागत दृष्टिकोण उतना तुलनात्मक नहीं है जितना कि तुलनात्मक होने की अपेक्षा की जाती है। तो
केवल नाम का तुलनात्मक है, वास्तविक तुलनात्मक पद्धति का प्रयोग परंपरागत तुलनात्मक राजनीति में नहीं हो पाती थी। और राजनीतिक व्यवहार के बारे में मोटे सामान्यकरण के स्तर पर पूछा जा सकता है। जब तुलनात्मक तुलना की जाए, कायदे से तुलना की जाए, ठीक से तुलना की जाए, राजनीतिक व्यवस्था में हर जगह एक अनोखापन होता है, कुछ समानताएं होती हैं, कुछ असमानताएं होती हैं। उनको ठीक ढंग से समझा जाए, उनकी तुलना की जाए, उससे निष्कर्ष प्राप्त किए जाए। दूसरा, विशेष क्षेत्र में व्यापकता, एक्सटेंसिव इन स्कोप। जो तुलनात्मक राजनीति का परंपरागत दृष्टिकोण था, उसका जो क्षेत्र था वो बड़ा सीमित था, और जो तुलनात्मक राजनीति का आधुनिक दृष्टिकोण है, इसका जो क्षेत्र है वो क्या है, व्यापक है। इसमें क्या है, औपचारिक वैधानिक शासन के अंगों व संस्थाओं के अतिरिक्त राजनीतिक प्रक्रियाओं, राजनीतिक व्यवहारों और राजनीति को प्रभावित करने वाले और राजनीतिक तत्वों का भी अध्ययन किया जाता है। इसलिए उसका जो क्षेत्र है अधुनातन तुलनात्मक राजनीति के दृष्टिकोण का, वह क्या है, बड़ा है, वृहद। तीसरा, विश्लेषणात्मक और व्याख्यात्मक, एनालिटिकल एंड एक्सप्लेनेटरी। हमने कहा कि तुलनात्मक राजनीति का जो परंपरागत दृष्टिकोण था वो वर्णन तक सीमित था, डिस्क्रिप्शन तक सीमित था, और समय की मांग कुछ और है, कुछ अलग है। मैक्रेडिस की मान्यता है कि राजनीतिक व्यवस्थाओं के विवरण मात्र से ना तो राजनीतिक संस्थाओं की सही प्रकृति समझना संभव है, और ना ही इस प्रकार के अध्ययन से राजनीतिक समस्याओं का समाधान हो सकता है। तो राजनीति का अध्ययन विवरणात्मक के स्थान पर समस्या समाधानात्मक, व्याख्यात्मक और विश्लेषणात्मक ढंग से किया जा सकता है या किया जाना चाहिए। चौथी बात, व्यवस्था अभिमुखी अध्ययन, सिस्टम ओरिएंटेड स्टडी। व्यवस्था अभिमुखी अध्ययन का मतलब क्या है? इसमें राजनीतिक व्यवस्था के इर्द गिर्द अध्ययन केंद्रित रहता है। व्यवस्था को ये आधार बनाकर राजनीतिक प्रक्रियाओं और संस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार के अध्ययन समस्याओं तक पहुंचने में क्या होते हैं? सहायक होते हैं। नेक्स्ट, सामाजिक संदर्भ अभिमुखी, सोशल कॉन्टेक्स्ट ओरिएंटेड स्टडी। तुलनात्मक राजनीति के आधुनिक जो विद्वान है वह राजनीतिक प्रक्रियाओं का सामाजिक शक्तियों की अंतःक्रिया से गहरा संबंध स्वीकार करते हैं। हमको एक चीज मालूम है कि कोई भी कार्य करने से पूर्व, किसी भी अवधारणा को देखने से पूर्व, उस पर अध्ययन करने से पूर्व हमको सामाजिक व्यवस्था को, उससे संबंधित सामाजिक व्यवस्था को समझना जरूरी होता है। अदरवाइज हम क्या कर जाएंगे? उसको स्टडी करने में फेल हो जाएंगे। तो सामाजिक संदर्भ अभिमुखी होना भी तुलनात्मक राजनीति के आधुनिक दृष्टिकोण की प्रमुख विशेषता है। व्यवहारवादी अध्ययन उपागम, व्यवहारिकल अप्रोच ऑफ स्टडी। व्यवहारिकल जो अप्रोच है उसको हम लोगों ने फर्स्ट ईयर में देखा था। आधुनिक तुलनात्मक राजनीति की सबसे प्रमुख विशेषता व्यवहारवादी अध्ययन दृष्टिकोण को अपनाना है। व्यवहारवादी राजनीतिक तथ्यों की व्याख्या और विश्लेषण का विशेष ढंग है। व्यवहारवाद या राजनीति के संदर्भ मुख्यतः अपना ध्यान राजनीतिक व्यवहार पर केंद्रित करता है, पॉलिटिकल बिहेवियर पर ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करता है। इसके अध्ययन से राजनीति, उसकी संरचनाओं, प्रक्रियाओं आदि के बारे में वैज्ञानिक व्यवस्थाएं, साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन प्रस्तुत करता है। तो इस तरीके से जो आधुनिक उपागम है वह व्यवहारवादी दृष्टिकोण अध्ययन उपागम को अपनाता है, उसको देखता है। तो इस तरीके से तुलनात्मक राजनीति का जो आधुनिक दृष्टिकोण है उसमें अलग अलग प्रकार की जो क्या कहते हैं विशेषताएं हैं, जो तुलनात्मक राजनीति से उसको ज्यादा व्यापक बनाती हैं, ज्यादा विस्तृत बनाती हैं, ज्यादा समस्या समाधानात्मक बनाती हैं, सॉल्यूशन ओरिएंटेड बनाती है, और जिसके कारण जो तुलनात्मक राजनीति है, जो कॉम्पेटिटिव पॉलिटिक्स का जो आधुनिक दृष्टिकोण है, वह तुलनात्मक राजनीति के परंपरागत दृष्टिकोण से ज्यादा सफल माना जाता है। अब
इसकी आलोचना होती है, क्रिटिसिज्म होता है आधुनिक दृष्टिकोण का। तो कई सारे लोग इसके ऊपर आरोप मढ़ते हैं, आरोप लगाते हैं कि विषय वस्तु की दृष्टि से या विषय क्षेत्र की दृष्टि से बड़ा दुसाध्य है, एंड वाइडली इन स्कूप, मतलब बहुत ज्यादा बड़ा इसको ले लेते हैं, क्षेत्र ले लेते हैं, जिसका अध्ययन कर पाना, जिस पर चर्चा कर पाना, जिस पर निष्कर्ष निकाल पाना उतना भी आसान नहीं है जितना कि समझा जा रहा है। तो इसके विषय क्षेत्र पर आरोप लगाया गया, नई अवधारणाओं की अस्पष्टता। कई सारे लोग आरोप लगाते हैं कि जो नए नए विचारधाराएं हैं, नए नए कॉन्सेप्ट आए हैं, उनमें अस्पष्टता का अभाव है। फिर कुछ लोग कहते हैं कि एक्सेसिवली बिहेवियरल है, यानी कि व्यवहारवादी बहुत ज्यादा है। और आपने देखा होगा कि व्यवहारवाद की आलोचना भी ढेर सारी होती है, तो ये भी इसके ऊपर आरोप लगता है कि एक्सेसिव बिहेवियरल है। कुछ लोग कहते हैं कि विकासशील राजनीति पर जबरदस्ती बल दिया जाता है, एक्सेसिव एम्फेसिस अपॉन डेवलपिंग पॉलिटिक्स। तो इस तरीके से ढेर सारे आरोप तुलनात्मक राजनीति का जो आधुनिक विभागम है, दृष्टिकोण है, उसके ऊपर लगाए जाते हैं। लेकिन आपको यह भी देखना है कि तुलनात्मक राजनीति के आधुनिक दृष्टिकोण का अपना एक महत्व है, अपना एक इम्पोर्टेंस है। और विशेष तौर पर जो द्वितीय विश्व युद्ध है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो आधुनिक दृष्टिकोण है, अप्रोच है, उसने बहुत संजीदगी से, बहुत बेहतरीन तरीके से तुलनात्मक राजनीति की जो 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 अनुशासनात्मक वृद्धि थी, उसमें क्या किया, महत्वपूर्ण रोल प्ले किया। ठीक है, तो ये आपका मॉडर्न अप्रोच था तुलनात्मक राजनीति का आधुनिक दृष्टिकोण। इसको आप एक बार ठीक से पढ़ लीजिएगा, कुछ इस पर नोट्स वगैरह जो भी आप बना सकते हैं उसको बना लीजिएगा, दिखाना होगा दिखा दीजिएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग सेकेंड यूनिट, ठीक है, पढ़ेंगे। जब हम लोग लास्ट में अपना सिलेबस कंप्लीट यदि शीघ्र कर लेंगे तो ऑफलाइन क्लासेस जो समय चल रही होंगे, तो फिर हम लोग ये जो टॉपिक्स खत्म हुए हैं, आवश्यकता पड़ेगी तो इनको फिर से क्या कर लेंगे, रिविजिट कर लेंगे, रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, किसी को और कुछ पूछना है? किसी को कुछ पूछना है? सर इसमें तो जो आधुनिक तुलनात्मक राजनीति है उन सबके प्रकार वगैरह नहीं पढ़ना है? पढ़ लेना, देख लेना, जो बेसिक बातें थी हमने बता दिया। ठीक है, जो उसके टाइप्स वगैरह है उसको आप एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, हम लोगों का ये है कि थोड़ा सा हम लोग स्पीड पकड़ेंगे तो चीजें ठीक रहेंगी। काफी ज्यादा भूमिका और वो चीज बनाने में हम लोग का जो कोर्स है वो पीछे है। ठीक है, बाद में फिर हम लोग उसको क्या करते हैं, रिकैप कर लेंगे एक बार ना, जो चीजें छोटी रहेंगी, जो चीजें आपको समझ नहीं आएंगी उसको हम बता देंगे। ठीक, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन और